गीत गाकर चेतना को वर दिया मैंने, गीत गाकर चेतना को वर दिया मैंने, आंसुओं से दर्द को आदर दिया मैंने। प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी सहकर, प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी सहकर, जिंदगी का चित्र पूरा कर दिया मैंने, गीत गाकर चेतना को भर दिया मैंने। नमस्कार आप तमाम दर्शकों का केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में मैं कवि नीलेश आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ जो मुख्य अतिथि मुखातिब होंगे वो केडी हिमांशु सर हैं, जो कि जगत गुरु आचार्य भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे राजद के और वर्तमान में कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। तो आइए मिलते हैं हम केडी हिमांशु सर से। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आप जगत गुरु आचार्य भी रहे हैं, तो फिर यहाँ से राजनीति की तरफ आपने रुख कर लिया, ये किस तरह से हुआ? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि जगत गुरु आचार्य हम रहे 2001 से 2005 तक। उसमें हमारा संपर्क बहुत ही बड़े उद्योगपतियों से भी हुआ, राजनीतिक लोगों से भी हुआ, राजनीतिक लोगों के बीच में रहे भी। वहाँ से हटने के बाद हम राजनीति को ही क्षेत्र चुने, इसलिए कि दो माध्यम है संसार में सेवा करने का। एक है धर्म का माध्यम, धर्म के माध्यम में सेवा करना। दूसरा माध्यम है राजनीतिक माध्यम। आज के समय में ये दोनों माध्यम समाज का सेवा करने में आगे हैं, लेकिन राजनीति का जो माध्यम है वो कारगर और मजबूत है। उसमें जनता को हक जो है सभी वर्गों को समान रूप से आप दिलवा सकते हैं। धार्मिकता का जो माध्यम है उसमें आप सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार नहीं दिलवा सकते। इसलिए हम सभी वर्गों के आधार पर अपने आप को राजनीति क्षेत्र में लाए हैं और सभी वर्गों का जो है संपूर्ण अधिकार जो है राजनीति ही दे सकता है और राजनीति के माध्यम से राजनीतिज्ञ ही दे सकते हैं। सर आप जगत गुरु आचार्य भी हैं, तो धर्म कितना सही है राजनीति में? देखिए, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। विश्व का निर्माण ही धर्म से हुआ है और विश्व को चलाने के लिए ही राजनीति का प्रयोग हुआ है। सभी जगह विश्व के किसी भी देश में जो भी उन्माद होता है वो धार्मिकता उन्माद होता है, लेकिन देश को चलाने के लिए धार्मिक सिद्धांत होता है और धार्मिक सिद्धांत के आधार पर ही कानून का रूपरेखा तैयार होता है। समाज को चलाने के लिए समाज में धर्म की उपेक्षा होती है और उसके आधार पर जो कार्यकलाप बनता है वही कानून होता है। इसलिए राजनीति में धर्म जो है प्रवेश नहीं करता है, लेकिन धर्म में राजनीति प्रवेश कर सकता है। सर बेगूसराय का एक शिक्षित लड़का जो पढ़ रहा है और जगत गुरु बनता है, इसकी कहानी क्या है? देखिए, हम यहीं जीडी कॉलेज के विद्यार्थी भी मतलब रहे हैं थोड़ा दिन के लिए। यहाँ से फिर हम भागलपुर में भी पढ़ाई किए, टीएनबी के स्टूडेंट रहे हैं। वहाँ से हम दिल्ली गए, दिल्ली में भी पढ़ाई किए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। वहाँ हमें रहने के लिए छतरपुर का जगह मिला। छतरपुर में दुर्गा मंदिर है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल दुर्गा माता जी का मंदिर है। वहाँ हमें मर्मज्ञ और धर्मज्ञ व्यक्तियों से मुखातिब हुए। उन्होंने हमको धर्म के प्रति मोड़ा और हम धर्म के प्रति झुकते चले गए। फिर आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने हमको मतलब जो है हर क्षेत्र में, धर्म के हर क्षेत्र में मदद किया। बाबा नागपाल जी थे, उसी समय वहाँ पर राजनीतिक लोग भी थे, सभी हमें मदद किए और हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ करके 2001 में जगत गुरु आचार्य की जो है पदवी
प्राप्त किए। सर, धार्मिक क्षेत्र में आप बहुत दिन असम में भी रहे हैं और वहाँ भी आपको बहुत सारी उपाधियाँ मिली हैं, तो हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि असम में आपका किस तरह से रहा। देखिए, दिल्ली के बाद हम अपना कार्य क्षेत्र कलकत्ता को चुने। कलकत्ता में काली घाट, वहाँ पर भी हमने मतलब जो है देवी उपासना किया। उसके बाद हमें वहाँ से गुवाहाटी माँ कामाख्या के मंदिर में भी रहने का मौका मिला। करीब 2 साल 2.5 साल हम वहाँ पर रहे। वहाँ का सारा परिस्थिति देखे, वहाँ के जितने भी मांत्रिक लोग थे, जितने भी विद्वान थे, सभी के साथ संपर्क बना। सभी ने हमको मतलब मदद किया और मदद करने के बाद वहाँ एक बांगीना तांत्रिक समाज है, वहाँ से उन्होंने हमें जो है तंत्र शिरोमणि का भी खिताब दिया, जो विश्व ज्योतिष विद्यापीठ के माध्यम से संचालित होता है। तो वहाँ पर हमने यही देखा कि बहुत से जैसे समय है जिनके लोगों को लगता है कि मेरा समय बुरा आ गया है, मेरा समय खराब चल रहा है, तो हम एक ही शब्दों में सबसे कहना चाहेंगे कि किन्हीं का भी जो समय खराब है या जो समय बढ़िया है, उसमें वो अपने कर्म को टटोलें। धर्म कहता है कर्म करो, और कर्म कहता है कि धार्मिक कर्म होना चाहिए। तो उसे किसी भी तरह का ग्रह गोचर भूत प्रेत किसी भी तरह का बाधा उसके ज़िंदगी में नहीं होता है। ये जितना भी धर्म है, सब धर्म का एक ही अर्थ है कि कर्म अच्छा होना चाहिए। सर, आप राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, तो फिर राजद छोड़ना कहाँ तक सही था आपके लिए? देखिए, राजद हम छोड़ दिए। छोड़ने का कारण हमारे घर में हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता रहा कि हम लोग पूरा कांग्रेसी परिवार हैं। नमक आंदोलन भी मेरे पिताजी के पिताजी यानी दादाजी के शासनकाल में हुआ, और गढ़पुरा से लेकर के मटिहानी दियारा क्षेत्र में वो जगह पड़ता है, गोदिया गाछी बोलते हैं उसको। तो सब लोग, हमारे भाई साहब लोग, सब जितने भी घर के लोग हैं, वो कहे कि देखो तुम कांग्रेसी हो, कांग्रेस में आ जाओ। हम कांग्रेस में आ गए। राजद में रहने का या राजद से हम निकल आए तो राजद का शिकायत करने का ये कोई औचित्य नहीं है। लोग निकलते हैं तो दोष लगा कर निकलते हैं। मेरा कहना है कि मेरा कार्य समय उतना दिन वहाँ मिल रहा था, ग्रह गोचर मिल रहा था तो वहाँ थे। अब ग्रह गोचर कांग्रेस में आ गया तो कांग्रेस में आ गए। जी सर, आप कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी है, तो अगर पार्टी आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती है तो इसका निर्वहन कैसे करेंगे? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस का जो मूल मंत्र है वो है विचारधारा की पार्टी है। ये किसी व्यक्ति विशेष पर या वर्ग विशेष पर नहीं चलता, ये सभी वर्गों का पार्टी है। इसमें, और हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि हम वर्ग विशेष को मानते हैं, किसी जाति विशेष की बात नहीं करते। जाति 2 ही होता है, एक स्त्री है, एक पुरुष है। ये दोनों में अंतर है और यही 2 जाति हैं, स्त्री जाति, पुरुष जाति। और जितने भी जाति हैं सब एक है, सब पुरुष जाति है। कांग्रेस इसी सिद्धांत को मानता है। कांग्रेस का कहना है कि सभी धर्म और सभी वर्ग मिलकर के भारत का निर्माण करें। तो इस पर अगर कांग्रेस हमें कोई भी जिम्मेदारी देती है तो हम कांग्रेस को निराश नहीं करेंगे। कांग्रेस को निराश नहीं करेंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी को निराश नहीं करेंगे, कांग्रेस जन को निराश नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो इच्छा है उस इच्छा पर हम खरे उतरें, और यही हमारी कर्मठता होगी और यही मेरा कर्म होगा कि हम कांग्रेस को और कांग्रेसी को निराश ना करें। सर, आप कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भारतवर्ष जो है अभी खास करके विगत पीछे 10 सालों से और आगे 20 सालों तक युवाओं का देश रहेगा।
इसमें युवा वर्ग जो चाहेंगे वही भारत का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। प्रौढ़ावस्था जो है प्राप्त करने के बाद या वृद्धावस्था प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का विचार विमर्श कमज़ोर हो जाता है। अनुभवी होते हैं लेकिन दौड़ भाग करने में कमज़ोर होते हैं। तो हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि ये देश आपका है, इसमें आप किस तरह से जीना चाहते हैं, बेरोज़गार बन करके या रोज़गारी बन करके या स्पष्ट वक्ता बन करके या किसी का पिछलग्गू बन करके या कार्मिक बन करके या धर्म के परिप्रेक्ष्य में अपने को बैठा करके, ये खुद निर्णय करें। युवा वर्ग खुद निर्णय करें कि हमको अपना कैसा देश बनाना है, कैसा देश बनाना है, क्योंकि उन्हीं को आगे काम करना है, उन्हीं को करना है। वही देश बनाएंगे, वही देश का निर्माण करेंगे। हम सभी युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने सद्बुद्धि का प्रयोग करें और देश का निर्माण करें। सर, वर्तमान राजनीति पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। वर्तमान जो राजनीति हो रही है भारत में, इसमें हम लोग सब दोषी हैं। वर्तमान राजनीति में हम लोग सब दोषी हैं। दोषी इसलिए हैं कि कोई भी रूपरेखा जो राजनीति का होता है, देश के लिए विकास का चरण होता है, बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था होती है, रुपये का अवमूल्यन जो है या मूल्यन है, जो भी मतलब सरकारी व्यवस्था है, जो भी PSU है, उसमें जो भी लोग काम करते हैं पब्लिक सेक्टर के यूनिट में या जो भी सरकारी संस्था माना जाता है, उसमें हम स्पष्ट कह सकते हैं कि युवा को साफ दिखाई नहीं दे रहा है। युवा उसमें भ्रमित हो रहे हैं और ये राजनीति जो वर्तमान में हो रही है, इसको हम एक ही शब्द में कहना चाहेंगे कि ये भ्रमित राजनीति है, ये स्पष्टीकरण की राजनीति नहीं है। सर, अभी वर्तमान समय में कहें तो बेरोजगारी बहुत बढ़ी है और GDP भी गिरा है, तो अगर कहें तो क्या मोदी सरकार इस पे फेल्योर है? देखिए, ये प्रश्न के लिए जो है हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि इसलिए कि अभी समाज में हर घर में बेरोज़गार बैठा हुआ है। भारत की जो व्यवस्था है, पीछे आप गए जिस समय मनमोहन सिंह का सरकार था, यूरोप फेल हो चुका था, अमेरिका फेल हो चुका था, सभी का जो है आर्थिक अवस्था खराब था, लेकिन भारत का आर्थिक अवस्था खराब नहीं था। सब बच्चे के बच्चे रह गए हम लोग भारतवासी। उसका मुख्य कारण है, हम एक अध्ययन किए हैं, भारत में दो तरह की व्यवस्था है, एक संगठित और एक असंगठित। संगठित क्षेत्र जो है उसमें सरकार द्वारा बनाई गई जो सार्वजनिक प्राइवेट सेक्टर है, सार्वजनिक जो सेक्टर है, यूनिट है, जैसे रेलवे है, बैंकिंग सिस्टम है, सेल है, लोहा, जितना भी सरकारी सिस्टम है, वो संगठित रोजगार पैदा करते हैं। और असंगठित क्षेत्र का जो रोजगार है, जो हम लोग राशन का दुकान खोल लेते हैं, रोड किनारे में चाय पान का दुकान खोल लेते हैं, खेती के क्षेत्र में जो लगे हुए हम लोग हैं, बाजार बना लिए, साइकिल पर घूम करके, ऑटो रिक्शा पर घूम करके, जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर वर्ग हैं, जो काम करते हैं, इसको ही धन्यवाद दिया गया था उस समय मनमोहन सिंह के सरकार में कि भारत को बचाने वाले ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही हैं। अभी अगर कहा जाए तो एक तरह निजीकरण की व्यवस्था हो रही है, तो संगठित जो आपका क्षेत्र है, जहाँ पर निश्चित है कि इतना आदमी को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर भी हथौड़ा चल गया है। और दूसरा असंगठित क्षेत्र, अभी सभी लोग सरकार द्वारा 2000 रुपये की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि ये सब व्यवस्था हमारे आने वाले बच्चों के लिए स्कूल पैदा कर रहा है, मेडिकल कॉलेज पैदा कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज पैदा कर रहा है, बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल अस्पताल का पैदा हो रहा है। हमारे बच्चे अगर आगे बढ़ कर के करेंगे क्या?
जब उनके पास कोई रोजगार ही नहीं रहेगा। आज जीएसटी लागू हुआ, आज नोटबंदी लागू हुआ, और अभी तत्काल में जो ये लॉकडाउन हुआ, ये आपके असंगठित क्षेत्र के जो आर्थिकीकरण था उसको चोट पहुंचाया गया और उसको तोड़ा गया। आज हम दोनों मोर्चे पर भारत फेल है, संगठित क्षेत्र पर भी फेल है और असंगठित क्षेत्र पर भी फेल है। अब असंगठित क्षेत्र के जितने भी कर्मी हैं वो सभी दुखी हैं। अभी लोग कहते हैं 2 करोड़, कोई कहते हैं 4 करोड़, वो अपने मन का आंकड़ा है, हम आंकड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि गांव में देखते हैं, गांव में घूमते हैं, शहर में घूमते हैं, तो लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग जो है पेट के लिए घूम रहे हैं। तो ये हम कहना चाहेंगे कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें युवा वर्ग ही अपने आप को खड़ा करके, इस तंत्र को समझ करके अपना भारत बनाएं और भारत का निर्माण करें। हम लोग उनके साथ हैं। सर, आप जगत गुरु आचार्य भी हैं, धर्म से भी जुड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या बेरोजगारी खत्म करने का कोई उपाय है? देखिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए उपाय है। बेरोजगारी एक दिन में खत्म नहीं होगी। बेरोजगार आप बना सकते हैं, 12 बजे रात का फैसला लेकर के बेरोजगार आप बना सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए आपको टाइम टू टाइम, समय पर समय जो है काम करना पड़ेगा। आज लोगों को ध्यान नहीं है, लोग, जनता ध्यान दे कि जितने भी एमपी, एमएलए और मिनिस्टर और मंत्री हैं, हम लोग जितने भी हैं, जितने भी नेतागण हैं, वो चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में बेरोजगारी पैदा करने का काम करते हैं, बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं करते। जनता उनको पकड़े कि हमने आपको वोट दिया, आप हमारे लिए क्या किए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए क्या किए, उनको पकड़े, उनसे पूछे। जनता ही असली मालिक है, नेता लोग मालिक नहीं होते हैं, जनता ही असली मालिक। तो आज बताइए कितने एमपी, एमएलए और जो हैं अपने क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगवाए हो, कोई स्कूल या कॉलेज के लिए आगे आए हों, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। जो उनको पैसा मिलता है जनता के क्षेत्र में खर्च करने के लिए, क्या वो पैसा जनता के ऊपर खर्च होता है? क्या जनता के लिए वो कुछ सोचते हैं? जनता जो है, हम जनता से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना आँख खोलिए, एक धोती साड़ी नारियल में मत बिकिए, अपना अधिकार मांगिए और अधिकार पर चलिए। सर, मटिहानी विधानसभा से आपका बहुत करीब का रिश्ता है, और अगर देखा जाए तो मटिहानी विधानसभा में क्या क्या आवश्यकताएं हैं जिसको बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र जो है ये एक पिछड़ा प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र कहिए। वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। अगर अभी आप गुड़गामा जाना चाहेंगे या सोनापुर मार्केट बाज़ार जाना चाहेंगे या आप जो है सामहो जाना चाहेंगे, तो सिर्फ आप ये देखेंगे कि आप गमछी पहन लीजिए, गमछी को पहनिए और पेंट को इस पर रखना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं। विकास का नमूना ये है। हमारा उद्देश्य है कि जो भी सरकार आपको, नेता लोगों को, एमपी, एमएलए को जो फंड देती है, उस फंड का अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए, सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो क्षेत्र का विकास होगा। हम कलकत्ता में रहे हैं, बहुत जगह घूमे हैं। हम एक एमएलए की कहानी कहेंगे। कलकत्ता में एक एमएलए है, उसको डोमचूर विधानसभा बोलते हैं। वो एमएलए साहब साइकिल से घूमते हैं, इससे मतलब नहीं है। वो हर गांव में, हर पंचायत में एक रोजगार भवन निधि से, एमएलए निधि से बनवाए हैं। वहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है,
वहाँ जितने भी 10वीं पास होते हैं सभी बच्चे आकर के वहाँ रोज़गार का 10वीं का 11वीं ये 12वीं का BA का जिस तरह की जो क्वालिटी हैं उस तरह का वहाँ बैठ कर के वो संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में दोनों क्षेत्र में वो अपना वहाँ नौकरी ढूंढते हैं और सुखी हैं। नॉमिनेशन करने के बाद वो घर में बैठ जाते हैं और चुनाव खत्म होता है तो फिर वो क्षेत्र में घूमने लगते हैं। और आज उनका 30वां साल है और उनका 30वां साल है। कभी उनको वोट मांगते हम नहीं देखे, लेकिन काम उनका हर क्षेत्र में बोलता है। उतना ही रोड बनाए हैं उन्होंने, उतना ही यहाँ हम लोग नलका लगवा देते हैं, यहाँ व्यवस्था टाइट है लेकिन व्यवस्था में कुंजी नहीं है। नलका लगा हुआ है लेकिन नलका से पानी नहीं गिरेगा क्योंकि उसका एक नट गायब है। जो भी व्यवस्था है यहाँ पर वो पब्लिक को तंग करने वाली व्यवस्था है, जनता को तंग करने वाली व्यवस्था है। जनता 15 दिन के विकास पर 5 साल रोती है। चुनाव का समय में 15 दिन जनता का विकास होता है। सब नेता लोग दौड़ते हैं, कोई 500, कोई 200, कोई 1000, कोई धोती, कोई गमछा, कोई कुछ जनता को देते हैं तो जनता समझती है कि ये विकास है। जनता चाहती है कि हमेशा चुनाव होता रहे, विकास होता रहे। तो उस पद्धति को तोड़ने के लिए हमारा उद्देश्य है कि जो भी जनता का फंड आता है वो वहाँ के पंचायत, वहाँ के जिला परिषद, वहाँ के मुखिया, वहाँ के सरपंच अपने अपने क्षेत्र में बैठें और अपना अपना हिस्सा लें और अपने क्षेत्र में रोजगार भवन बनवाएं। जो भी आजकल आप IT सेल का विकास हुआ है तो IT सेल का एक ऑफिस बनाएं जहाँ पर बच्चे आपस में जो है प्रतियोगिता करें, क्षेत्र को बढ़ाएं, रोजगार प्राप्त करने के क्षेत्र को बढ़ाएं। लेकिन यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है और हम कोशिश करेंगे, जनता को कहना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस हमें जिम्मेदारी देती है तो फिर जो है मतलब देखने वाली बात होगी, कहने वाली बात में हम विश्वास नहीं करते। सर आप को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यहाँ तक आए, मेरे लिए सौभाग्य की बात थी और आप आगे बढ़ते रहें और एक ऊंचाई पर जाएं जिससे हमारा भी नाम हो। सर बहुत सब आप लोगों का धन्यवाद। जय माता। सभी दर्शक दीर्घा से कहना चाहेंगे KB स्टूडियो का YouTube चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय, हम इन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी दर्शकों से कहेंगे कि इनको अपने निजी लाइफ में लाएं और किसी भी तरह का कार्य क्षेत्र का विकास, अपना विकास पर इनको जो है इनका सहयोग लें। जय हिंद, जय KB स्टूडियो।